शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जेडीए अपीलीय अधिकरण में आज सुनवाई होगी। मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण की पत्नी और उनके भाई गोपाल सारण की पत्नी और गोपाल सारण की याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। इनके मकान के अवैध निर्माण के मामले में दिया गया है नोटिस। अजमेर रोड रजनी विहार के मकान पर जेडीए ने नोटिस दिया है। ये भी आपको बता देते हैं। जेडीए अधिकारी और वकीलों की टीम अधिकरण पहुंची और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, ये पूरा प्रकरण सामने आया और इसके बाद जेडीए ने कार्रवाई की। सुनवाई होनी थी हालांकि कल ट्रिब्यूनल कोर्ट में, अब आज वापस सुनवाई होगी और इसके बाद फैसला होगा। इससे पहले कार्रवाई को जब तक सुनवाई नहीं पूरी होगी तब तक रोका गया था। फिलहाल क्या आपके पास जानकारी अभिषेक, क्या नया अपडेट? देखिए, बड़ा अपडेट ये है कि जेडीए की ओर से जवाब पेश कर दिया गया है। जेडीए ट्रिब्यूनल ने कल जेडीए को आदेश दिया था कि जो भी प्रभावित पक्ष ने, जो सारण परिवार है, उन्होंने जो याचिकाएं पेश की है उस पर जवाब पेश किया है, तो जवाब जो है पेश किया जा चुका है। और बड़ा अपडेट ये भी है कि जेडीए ने भी जो रजनी विहार में अजमेर रोड पे मकान है वहां पर गतिविधि बढ़ा दी है। जाब्ता वहां मौके पे पहुंच चुका है और जो है आसपास तैनात है और पूरे संसाधन वगैरह पहुंचने की तैयारी है, क्योंकि जेडी की एक कवायद है कि जेडीए ट्रिब्यूनल से जैसे ही फैसला अगर उसके पक्ष में आता है तो जो प्रभावित पक्ष है हाईकोर्ट तक जाए, हाईकोर्ट में याचिका लगाए, उससे पहले तक जेडीए जो है अपने तोड़फोड़ की कार्रवाई करे, तो तोड़फोड़ की कार्रवाई समय पर शुरू हो जाए। इसको लेकर जेडीए ने वहां मौके पर सरगर्मी बढ़ा दी है, वहां गतिविधि बढ़ा दी है और वहां पर जो है संसाधन पहुंचाने की तैयारी हो रही है, ताकि जेडीए ट्रिब्यूनल से जैसा भी जो आदेश आता है, अगर जेडीए के पक्ष में अगर आदेश आता है तो वहां मौके पर कार्रवाई शुरू की जा सके। और यहां पर जो है मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम यहां पहुंच चुकी है। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं, शायद ये एक पहली बार ऐसा होगा कि जब किसी सुनवाई में जो है मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन पहुंच चुके हैं, पूरा अमला पहुंच चुका है और प्रवर्तन अधिकारी एक नहीं, कम से कम 4-5 प्रवर्तन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और पूरी एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है और कई वकील लगाए गए हैं। और ये भी खबर है कि जो हाईकोर्ट के जो वकील हैं युवराज सामंत, जिन्होंने कल केस लड़ा था जेडी की तरफ से, वो भी अधिकरण में पैरवी के लिए पेश हो सकते हैं। तो जेडी की तरफ से तमाम दल बल के साथ मौजूद है। तैयारी है कि अधिकरण में मजबूती से पक्ष रखा जाए और जेडी के पक्ष में फैसला आए और जेडी वहां पर मौके पर कार्रवाई शुरू करे। तो पूरा लक्ष्य के साथ जेडी की टीम चल रही है। इसके अलावा याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो भी यहां पहुंच चुके हैं। गोपाल सारण के जो वकील है विष्णुदत्त भारद्वाज, वो भी यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो भूपेंद्र सारण हैं और उनके भाई गोपाल सारण की जो पत्नियां हैं, उनकी जो याचिका में जो वकील हैं शीश राम राव, वो भी यहां पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही देर में दोनों पक्षों के वकील जैसे ही अधिकरण के सामने पेश होंगे, सुनवाई शुरू हो जाएगी। और कल हाईकोर्ट ने भी इस मामले में जब गोपाल सारण ने याचिका लगाई थी तो याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामला ट्रिब्यूनल में है तो इसलिए ट्रिब्यूनल उसको निपटारा करे, लेकिन ट्रिब्यूनल को यह भी आदेश दिए थे कि त्वरित गति से इसका निस्तारण हो। तो ये तय माना जा रहा है कि आज ही जेडीए ट्रिब्यूनल या जो जेडीए अपीलीय अधिकरण है वो इस मामले में आज फाइनल फैसला दे देगा। और फाइनल फैसला अगर जेडीए के खिलाफ आता है तो उसकी भी जेडीए ने तैयारी कर रखी है। जेडीए के जो एक अलग टीम है वो हाईकोर्ट में तैनात है, जो कि केविएट लगा रही है। केविएट लगाने के बाद अगर यहां से कोई याचिका लगती है, प्रभावित पक्ष अगर सारण परिवार की तरफ से याचिका लगाई जाती है तो पहले जेडीए का पक्ष सुना जाएगा, इसके बाद ही हाईकोर्ट कोई फैसला देगा। तो दोनों मोर्चों पर, चाहे वो 3 मोर्चों की अगर हम बात करें तो पहला मोर्चा जो ट्रिब्यूनल है जहां हम खड़े हैं वहां पर जेडीए की टीम तैनात है, हाईकोर्ट में पूरी तैयारी है। इसके अलावा तीसरा मोर्चा जो रजनी विहार है अजमेर रोड, वहां पर भी संसाधन के साथ पूरी टीम पहुंच रही है। वहां पर तैयारी है कि जैसे ही अगर जेडीए के पक्ष में फैसला आता है तो वहां पर जेडीए एक्शन शुरू कर सके, क्योंकि बड़ा मामला जेडीए बार बार ये दावा कर रहा है कि ये मामला सामान्य नहीं है, ये सिंपल अवैध निर्माण या अतिक्रमण का मामला नहीं है। ये मामला वो है जिसमें बेरोजगार, जो लाखों बेरोजगार युवा हैं, उनके सपनों से खिलवाड़ का जो मामला है, उसमें जो आरोपी हैं जिन्होंने ये आलीशान मकान खड़ा किया है और अवैध तरीके से खड़ा किया है। अभिषेक हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार भी जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, देखिए, इस पूरे मामले में 10 जनवरी को सबसे पहले जेडीए ने नापजोग की थी, उसके बाद 72 घंटे का वक्त दिया गया था जब आरोपी जो बताए गए इस मामले पर उन्हें अवैध निर्माण हटाना था। आज तीसरा दिन है, क्या लगता है इस पूरे मामले का किस तरह से निस्तारण अब हो सकता है शिवेंद्र?
देखिए, अभी तो सभी की नज़रें सिका जेडीए ट्रिब्यूनल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जेडीए ट्रिब्यूनल में कल जो सुनवाई हुई थी उसमें कल तक के लिए ट्रिब्यूनल ने कहा था कि अभी आप कार्रवाई को रोक दीजिए, एक तरीके से स्टे दे दिया था। लेकिन आज वापस ट्रिब्यूनल में कार्रवाई होनी है और अगर जेडीए ट्रिब्यूनल से इन अवैध निर्माण करने वाले लोगों को राहत नहीं मिली तो ये तय है कि जिस तरीके से नकल माफिया के कोचिंग सेंटर को, जिस इमारत में कोचिंग सेंटर संचालित होती थी, उसको जेडीए ने जमींदोज किया था, उसी तरीके से ये मकान भी टूटेगा। और बहुत संभावनाएं हैं, जिस तरीके का ये निर्माण है, जिस तरीके के वॉयलेशन इसमें सिका ढूंढे हैं जेडीए ने, उसके बाद ये माना भी जा रहा है कि जेडीए ट्रिब्यूनल से बहुत कम संभावना है कि इन लोगों को राहत मिलेगी। और अब देखिए कि ये जो मकान है रजनी विहार में, इसमें इस समय ताला लटका हुआ है, इसके अंदर कोई नहीं है, यहाँ से सारे लोग गायब हैं, यहाँ से अंदर अभी सामान भी नहीं निकाला गया है, जैसे पड़ोसी बता रहे हैं। बिजली का मीटर जो नज़र आ रहा था 2 दिन पहले तक, बिजली का मीटर भी यहाँ से गायब है। सारे लोग यहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। जो भूपेंद्र सारण, जो कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ये पहला नोटिस दिया था 10 तारीख को। आप देखिए, भूपेंद्र सारण और इसका एक भाई है गोपाल सारण, और इसमें पूरा डिटेल में लिखा है जेडीए ने कि क्या क्या इनके मकान में दिक्कतें हैं। और उसके बाद 11 तारीख को एक विधिक नोटिस और दिया था सिखा, जिसमें उनको कहा गया है कि आपने सेटबैक नहीं छोड़ा, आपने गलत तरीके से बालकनी निकाल ली। तो इस मकान पर जो कार्रवाई करने की भूमिका है वो जेडीए ने तैयार कर ली है। अब सिर्फ ट्रिब्यूनल में इंतजार है। अगर ट्रिब्यूनल में आप मानिए कि राहत नहीं मिलती है तो उस फैसले के थोड़ी देर के बाद ही जेडीए का पीला पंजा इस बिल्डिंग पर चलता हुआ दिखाई देगा। और ये कार्रवाई राजस्थान के इतिहास में नकल माफियाओं पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर दर्ज होगी, क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान में कई पर्चे लीक हुए, कई पेपर लीक हुए, लेकिन सरकार इस तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई। पहली बार दिख रहा है कि सरकार अच्छी मंशा के साथ, नेक इरादों के साथ, सिर्फ इसलिए कि जो लोग युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जा सके। और ये तय है कि जिस तरीके से कोचिंग सेंटर गिरी सिखा, अगर उसी तरीके से मकान गिरा तो जितने भी नकल माफिया गैंग इस राजस्थान में हैं, जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि आने वाले दिनों में वो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपरों को लीक करते रहेंगे, उनके लिए एक कड़ा संदेश होगा और उनमें निश्चित तौर पर खौफ पैदा होगा। शिवेंद्र, यहाँ एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया था, क्या लगता है आज जेडीए की तरफ से किस तरह से अपना पक्ष रखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पर भी एक तरह से जो जेडीए की कार्रवाई हुई, क्योंकि जिस तरह से पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट को गिराया गया था, दिगम कोचिंग, यहाँ भी अगर कार्रवाई हुई तो कहीं ना कहीं इनके हौसले भी टूटेंगे। तो जेडीए किस तरह से अपना पक्ष रखेगा, ये देखने वाली बात अब इस पूरे मामले में रहेगी। जेडीए की तैयारी पूरी है सिखा, सिर्फ 32-33 के नोटिस ही नहीं, कानूनी तौर पर किस तरीके से लड़ना है इसके लिए भी जेडीए की तैयारी पूरी है। ट्रिब्यूनल में तो जो जेडीए के वकील, अच्छे वकील हैं, वो मौजूद हैं ही। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी जेडीए ने कैविएट लगाई है। मान लीजिए कि अगर जेडीए से अवैध निर्माणकर्ताओं को राहत नहीं मिलती है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो अवैध निर्माण करता है उनके वकील सीधे हाईकोर्ट पहुंच जाए और हाईकोर्ट से स्टे ले लें। लेकिन जेडीए ने वहां कैविएट लगा दिया और इसका मतलब ये है कि उनको स्टे देने से पहले हाईकोर्ट को जेडीए को सुनना पड़ेगा, जेडीए की दलीलें सुननी पड़ेंगी। और जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके का वायलेशन इस मकान में जेडीए ने ढूंढा है और जिस तरीके की परिस्थिति है, जैसा लगातार जेडीए के अधिकारी कहते रहे हैं कि ये सिर्फ एक सामान्य अवैध निर्माण का केस नहीं है, जिस तरीके से इस अवैध निर्माणकर्ता के तार इस पूरे पेपर लीक से जुड़े हुए हैं, तो बहुत उम्मीद है कि इस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल से राहत मिलने की संभावना काफी कम है। हाईकोर्ट में पहले से कैविएट है, तो इस बात की सिका काफी संभावना है कि आज ही रजनी विहार के इस मकान पर जेडीए की कार्रवाई हो सकती है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखते हैं कि ट्रिब्यूनल में फैसला क्या आता है। लेकिन ये तय है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर इस मकान को आज जेडीए गिराता है तो राजस्थान के इतिहास में नकल माफियाओं के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर दर्ज होगा। बिल्कुल शिवेंद्र, हमारे साथ बने रहिएगा। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हालांकि जेडीए ने नोटिस जारी किया था, उसके बाद विधिक नोटिस भी जारी किया, क्या कुछ अवैध निर्माण मिला? अभिषेक, ये भी आपसे समझना चाहेंगे।
देखिए, सबसे पहले जो अवैध निर्माण की अगर बात करें तो अवैध निर्माण में जो जेडीए कहता है कि ये बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायोलेशन यहाँ किया गया है। गंभीर वायोलेशन इस लिहाज से है कि जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें ये तय होता है कि कौन से किस प्लॉट पे कितनी ऊंची इमारत बनेगी, कितना उनको सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। इवन जेडीए जो पट्टा जारी करता है उसके साथ भी एक साइट प्लान देता है जिसमें उस प्लॉट का डिज़ाइन होता है। उस प्लॉट के साइट प्लान में तय होता है कि कितना सेटबैक छोड़ना है। तो अगर इस प्लॉट की बात करें जो कि भूखंड संख्या 67C है, रजनी विहार अजमेर रोड पर जो ये प्लॉट है जहां हमारे सहयोगी शिवेंद्र खड़े हैं, उस प्लॉट की अगर हम बात करें तो उस प्लॉट का जो साइट प्लान है उसमें स्पष्ट मेंशन है कि आगे की तरफ फ्रंट सेटबैक 15 फीट छोड़ना है और पीछे 8 फुट 3 इंच सेटबैक छोड़ना है। लेकिन जो मौके पे बिल्डिंग बनी हुई है, जो जेडीए अधिकारियों ने जो नाप जोख किए और जो जेडीए की तरफ से धारा 32-33 का नोटिस दिया गया उसमें स्पष्ट उल्लेख है इस बात का कि आगे 15 फीट का सेटबैक कवर किया गया है, पीछे 8 फीट 3 इंच का सेटबैक कवर किया गया है। उसके अलावा जो है आगे की तरफ 28 बाई 2.5 फीट की बालकनी निकाल रखी है और पीछे की तरफ 20 बाई 28 की बालकनी जो है 20 बाई 2.5 फीट की बालकनी निकाल रखी है। इस तरह से 2.5 फीट का बालकनी जो आगे निकाल रखी है। और जेडी का ये भी कहना है कि यहाँ पर भूतल और प्रथम मंजिल ही बन सकती है, लेकिन यहाँ पर तीसरी और चौथी मंजिल अवैध रूप से बनाई गई है। तो इस तरह के कई वायोलेशन जेडीए ने इस बिल्डिंग में बताए हैं और गंभीर मामला इसको बताया है। और आज भी जेडीए ट्रिब्यूनल में जब सीनियर वकील जेडीए की तरफ से पैरवी करेंगे, जिसमें अमित कुड़ी भी शामिल है और भी वकील हैं, तो वो इस मामले को ज्यादा हाईलाइट करेंगे। जो सदस्य हैं उनके सामने कहा जाएगा कि ये जो मामला है एक सामान्य मामला नहीं है, ये उन लोगों का मामला है जो कि प्रदेश के कई लाखों जो बेरोजगार अभिषेक, अब देखने वाली बात ये भी रहेगी कि रजनी विहार स्थित जो विला है वो अवैध निर्माण से जुड़ा मामला तो सामने आया, लेकिन क्या वो नकल का अड्डा भी रहा है, क्योंकि आरोपियों का घर ये बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगी का, नजरें बनाए रखेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।